हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? दीपजेस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के संविधान के सीरीज में आज हमारा टॉपिक है नागरिकता। और यहाँ से स्टैटिक जीके और करंट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ना यूपी ट्रिपल एससी पेट बल्कि आने वाले मुख्य एग्जाम जैसे कि वीडियो लेखपाल और आरओ एआरओ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक पढ़ेंगे और यहीं से आपके संविधान के मूल अधिकार की नींव भी जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा संविधान में भाग 2 है नागरिकता, उसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 हमें पढ़ना है। अब देखिए, नागरिकता से संबंधित कुछ इसमें प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि नागरिकता का संबंध हमारे अनुच्छेद संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में दर्ज है। उसके बाद हमारे देश में नागरिकता जो है एकल नागरिकता का मतलब क्या है? सिर्फ संघ की केंद्र सरकार के द्वारा जो नागरिकता दिया गया था वही है। इसमें राज्यों की अलग पहचान देकर नागरिकता नहीं दी जाती है। उसमें अधिकार व विशेषाधिकार, जैसे कि जो देश का नागरिक होता है उसको मौलिक अधिकार में कुछ ज्यादा छूट दी जाती है। साथ में हमारे देश में चुनाव लड़ना, चुनाव में मतदान करना और भारत में उच्च पदों तक जाना, यह किसके लिए विशेषाधिकार है? जो भारत का नागरिक है। तो यह विशेषताएं हमारे देश में संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 5 के बारे में, तो अनुच्छेद 5 के बारे में नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए, जैसे भारत में जन्म, यानी कि अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि जिसका जो है भारत में जन्म हुआ है वह शुरू से ही भारत का नागरिक है। उसके बाद माता पिता का मूल, यानी कि जिसके माता पिता कोई एक भारतीय होंगे उन्हें भी, और उसका जन्म भारत में हुआ होगा तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद साधारण निवासी, जो संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले या कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिक रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 6, तो अनुच्छेद 6 का संबंध जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए। आपको पता होगा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजाद होते साथ ही अखंड भारत जो 2 डोमिनियन स्टेट्स में बट गया, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान बना और एक तरफ भारत बना। तो भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बहुत से लोग भारत आए, तो अब उनकी नागरिकता को सुरक्षित रखने का भी कुछ प्रावधान हमारे अनुच्छेदों में है। जैसे कि अनुच्छेद 6 के तहत किसके लिए कहा गया है? पाकिस्तान से भारत आए लोग, यानी कि जो पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत थे, वो जब भारत आए तो उनके लिए क्या प्रावधान था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाती थी। उसके बाद जैसे कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए तो उनके लिए क्या करना था? 6 महीने भारत में रहना और रहने के बाद इनको पंजीकरण करना, अधिकारी के पास पंजीकरण करना, उसके बाद उनको नागरिकता मिल जाती थी। उसके बाद अनुच्छेद 7 पाकिस्तान प्रवासन, यानी कि देखिए ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि जब भारत और पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग उत्साहवश भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद उनको समझ में आया नहीं भाई, हम तो गलती कर दिए, हम गलत जगह आ गए। तो फिर वो पाकिस्तान छोड़कर पुनः भारत आए, तो यह उनके लिए व्यवस्था थी, यानी कि जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, यह उनके लिए व्यवस्था थी। उनको क्या करना था? उनको यह करना था कि जब वो भारत आए तो अपना परमिट वापस लेकर आए और 6 महीने भारत में निवास करके रजिस्ट्रेशन कराना था। अब देखिए, 1 मार्च 1947 के बाद हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और उनकी भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त कर दी गई, यानी कि जो यहाँ से भारत से पाकिस्तान चले गए तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई थी। लेकिन जब उनको यह पता चला कि नहीं, हम गलत जगह आ गए और वह पाकिस्तान से फिर भारत आए, तो उन्हें परमिट लेकर भारत आना था। और जब परमिट लेकर भारत आए और 6 महीना भारत में रहे और उसके बाद सक्षम अधिकारी के पास पंजीकरण किए, तब उनको नागरिकता प्रदान की गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि देखिए हमारे भारत के बहुत से लोग विदेशों में भी जाकर रहने लगे, जैसे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो हमारे भारतीयों को
जो क्या दूसरे देशों में जाकर युद्ध कराते थे, दूसरे देशों में जाकर व्यापार कराते थे, मजदूरी कराते थे। तो बहुत से जो लोग थे वह जाकर दूसरे देशों में बस गए, लेकिन भारत की स्वतंत्रता में, भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो भारतीय मूल के निवासी थे, उनके और उनके पीढ़ियों को भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए कुछ उपबंध किए गए थे। जैसे ऐसे लोग जो विदेशों में रहकर, लेकिन जिनके माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाज्य भारत में, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद उन्हें नागरिकता पाने के लिए संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। तो यह नियम है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 9 क्या है, अनुच्छेद 9 कहता है कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अब देखिए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बनेगा तो भारत की नागरिकता तुरंत उसी समय समाप्त हो जाएगी। अब ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता को वर्जित किया गया है। यानी कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को सिर्फ एक देश का पासपोर्ट रखने का अधिकार है, वो सिर्फ भारत का रख सकता है। यदि उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट रहा या फिर उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र रहा तो भारत का पासपोर्ट और भारत की नागरिकता स्वतः ही रद्द माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 कहता है कि अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा, यानी कि सरकार मनमाने ढंग से किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता है। संसद में चाहे कितनी भी शक्ति रहे, वह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर कोई नागरिक देश विरोधी काम करता है, देशद्रोह का काम करता है या देश को व्यापक स्तर पे हानि पहुंचाता है तो उसको जो है संसद जो है कानून बनाकर उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी कोई सरकार किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता है तब तक जब तक वह कोई देशद्रोह या कोई बड़े कानून का उल्लंघन ना करे। ठीक है। उसके बाद समझिए आप लोग, अब नागरिकता संबंधित जो कानून होते हैं उसमें संशोधन करने की अंतिम बड़ी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। जैसे कि CAA आया था, सिटीजन अमेंड एक्ट आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। काफी विरोध हुआ था बांग्लादेश के पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों के हिंदू के लिए, अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय हिंदू के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे, कुछ छूट दी गई थी नागरिकता पाने के लिए। तो वो शक्ति किसके पास है नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए? वो शक्ति है किसके पास? वो है सिर्फ और सिर्फ संसद के पास। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद की सर्वोच्च शक्ति कहता है, किस लिए? नागरिकता संबंधित कानून को संशोधन करने के लिए। अब देखिए, हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो क्या है? भाग 1 में वर्णित है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो भारत में किया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। क्या किया गया? एकल नागरिकता, यानी कि एक ही नागरिक होगा, वो सिर्फ केंद्र का होगा, कोई राज्य का और केंद्र का नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किससे देश से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपको इस पुराने वीडियो में बताया था, इसके प्रीवियस क्लास में, कि जब भारतीय संविधान के स्रोत है तो उसमें हमको पढ़ाया था कि भारत में एकल नागरिकता लिया गया था ब्रिटेन से। ठीक। उसके बाद हम कहाँ पढ़ेंगे कि नागरिकता से संबंधित नियम और कानून बनाने की पूर्ण शक्ति किसके पास है? तभी हमने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल 11 के पास पूर्ण शक्ति संसद के पास है। कौन है? हाँ, आपका ऑप्शन बी। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे 1 मार्च 1947 के बाद भारत 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए लोगों के अधिकारों की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो यह आपके है अनुच्छेद 6 में। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, किस अनुच्छेद में है? यह आपका है अनुच्छेद 10 में, ऑप्शन डी। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे कि भारत का मुख्य नागरिकता अधिनियम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान लागू होने के समय प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख किसमें है?
तो संविधान लागू होने समय प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 में है। उसके बाद हम देखेंगे कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना सुरक्षा गारंटी किस अनुच्छेद के विषय में है, तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। ऑप्शन आपका है डी। तो यह जो हमारा क्लास आज का था वो आपका वो इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ से आपके यूपी SSS के पेट के एग्जाम में नहीं बल्कि आने वाले वीडियो लेखपाल और RAR में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपका कैसा लगा, क्लासेस आपका कैसा था, नोट्स आपने कैसा बनाया, कमेंट में अपनी राय दें और इसको चैनल को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।